ओके, तो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो ये कि R12 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर R1, हमने इसको दिया था इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे कूलम का लॉ और वो फॉर्मूला जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, और उसको यूज़ करेंगे हम वेक्टर F21 के लिए। ठीक है, F21 के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं बता रही हूँ, आप खुद देखो। ये एरोज दो देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने F21 के लिए क्यों यूज़ किया है, क्योंकि F21 की डायरेक्शन वेक्टर R12 की डायरेक्शन के बराबर है ना, उसी डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने F21 लिया है। ठीक है, अगर मैं 1 2 लेती तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाते, इसीलिए ये नहीं लिया है, F21 लिया है। ठीक है, सो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0, दोनों चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर, और ये बन गया मैग्नीट्यूड। और अब चाहिए सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जैसे मैंने आपको अभी बताया R12, और डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है यूनिट वेक्टर, इसीलिए यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, लेकिन हमने +1 में पढ़ा है, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, इसीलिए आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वापस डिटेल में लिखा है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसे हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपको याद होगा, मॉड्यूलस करवाया हम लोगों ने आपको +1 में। इन दो लाइनों को आप मॉड्यूलस बुलाते हो, और मॉड्यूलस के अंदर अगर वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब हम वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बल्कि सिर्फ उसका क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर R12 को उसी तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा वेक्टर F21 आई एम सॉरी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ये मॉड्यूलस है ना, मैग्नीट्यूड बताता है, ऑफ वेक्टर R12। ठीक है, अब ये R क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये R क्या है, याद करो हम बोलते थे ये R Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इस R को भी मैं इसकी तरह लिख सकती हूँ। तो R को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R के बदले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि R का यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो यहाँ भी आ जाएगा R का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड वेक्टर R12 के कितने वो आ गए, यहाँ पर 2 पावर और यहाँ 1 पावर, यानी टोटल हो गया 3। तो वेक्टर F21 बन जाएगा, देखिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0। ऊपर है वेक्टर, ऊपर वेक्टर ही है R12 का, लेकिन नीचे वेक्टर नहीं है, वेक्टर के बदले है उसका मॉड्यूलस यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका होल क्यूब। ठीक है, अब ये R12 अगर आप ध्यान दें, पीछे देखें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये लिखा था, वेक्टर R12 के बदले हमने लिखा R2 माइनस R1 वेक्टर है ना, वो हमने ट्रायंगुलर लॉ की मदद से किया था। तो वो सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पर करनी है, जहाँ जहाँ वेक्टर R12 है उसके बदले आपने लिखना है R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, यहाँ भी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आपको चाहिए उसका मॉड्यूलस। ठीक है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड। अब जैसे आपने F21 के लिए किया है, सिमिलरली, ये सिंबल आपको पता ही है, इसको सिमिलरली बोलते हैं। सिमिलरली अगर F12 के लिए करना हो,
बहुत ही सिंपल सी बात है, जहाँ 2 है वहाँ 1 लगा दो, जहाँ 1 है वहाँ 2 लगा दो, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका दोनों फोर्सेस आ गई, F21 भी आ गई और वेक्टर F12 भी आ गया।